What you do today can improve all your tomorrows। यानी कि आज आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, वो कल रंग लाएगी। फॉर श्योर आपके साथ ना हमेशा ऐसे होता होगा कि कभी लेक्चर नहीं समझ में आ रहा, कभी क्वेश्चंस नहीं बन रहे, कभी फिजिक्स में प्रॉब्लम, कभी केमिस्ट्री में, कभी बायोलॉजी में, है ना। तो इन चीज़ों से ना डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें बीच में रुकना नहीं है। जस्ट कीप गोइंग, चीज़ों को करो तो वो होंगी। ठीक है, एक सोर्स से नहीं तो दूसरे सोर्स से। तो हमेशा इस पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को करते रहो, फॉर श्योर जल्दी ही कुछ बहुत बड़ा होगा। इसी पॉजिटिविटी के साथ हमारे नीट निकेतन चैनल पे हम शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, जो कि क्लास 11 का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, एवरी ईयर पर्टिकुलरली अगर मैं नीट के एग्जाम की बात करूं, तो आप दो क्वेश्चंस तो ना एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो मतलब आपके दो क्वेश्चंस तो मिनिमम बन गए। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऑक्टेट रूल के बारे में। फिर क्योंकि चैप्टर का नाम ही है केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, तो हम डील करेंगे केमिकल बॉन्ड्स के साथ और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के साथ, कि कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, और वो बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चल सबसे पहले ना हम शुरू करते हैं ऑक्टेट रूल के साथ। क्लियर है ना। ऑक्टोपस, जिसके 8 लेग्स होते हैं, है ना। तो यानी कि अगर इसका नाम ऑक्टेट रूल है, मतलब कुछ ना कुछ 8 से रिलेटेड ना हमारी स्टोरी में चल रहा है। ठीक है, तो जब भी अगर एक बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए, है ना, जिससे हम अपने क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं, कि हमें पता है न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। ठीक है ना, हमारे पास बाहर शेल्स हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे लास्ट शेल में, अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसा देखा गया कि यार वो एटम ना स्टेबल है। कैसा है वो एटम, स्टेबल है। ठीक है, जैसे कि हमारे नोबल गैसेस, है ना। नोबल गैसेस में क्या था, जैसे कि अगर बात करो हीलियम को तो छोड़ दो, उसका डुप्लीट पूरा होता है ना। अगर नियॉन की बात करें तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, है ना। यानी कि इसकी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8। यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो नेक्स्ट नोबल गैस है, उसके भी आउटरमोस्ट शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नो दीज गैसेस आर वेरी स्टेबल, है ना। और ऐसा देखा गया कि अगर बात करें सपोज हैलोजेंस के बारे में, ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, सो विच इज 2,7, है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमेशा ऐसा देखा गया कि जो फ्लोरीन है या क्लोरीन है, मतलब जितने भी हैलोजेंस हैं, वो बहुत आतुर हैं कि यार कहीं से हमारे पास ना एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, हमारे आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। यही देखा गया। तो हर एटम, चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके, इन जनरल ये चाह रहा था कि उसके आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा हो जाए, यानी कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। ठीक है, तो इसी रूल को कहा गया ऑक्टेट रूल, कि हर एटम की टेंडेंसी है, हर एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो चल यहाँ पे ये तो हो गया जैसे मैंने आपको समझाया, और जो एक बुकिश लैंग्वेज में लिखा होता है, ये हमारी खासियत है कि पहले हम समझते हैं, फिर हम जो लिखा होता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो, सो द ऑक्टेट रूल डिक्टेट्स
that atoms are more stable when their valence shells are filled with 8 electrons. यही समझाया अभी. तो अब ये कैसे हो सकता है? either by transfer of electrons or by sharing of electrons. तो वैसे ही हमारे जूनियर क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो तब हम बात कर रहे होते हैं आयनिक बॉन्डिंग के बारे में, है ना. और जब भी हम शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, सो वी आर डीलिंग विद कोवैलेंट बॉन्डिंग. अभी हम डिटेल में इसको समझने वाले हैं. ऑलराइट, तो चलो, तो एटम्स जो है यहाँ पे आते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं? ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ आयनिक बॉन्डिंग और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग. किस लिए करते हैं? ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. सही है भाई ना. अब ये किस बेसिस पे देखा गया वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पढ़ भी लेते हैं. तो देखो, it is based on the observation that the atoms of the main group elements यानी कि S block and P block elements, ये हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं then make sure you go and watch them. Okay, so yeah, so they have a tendency to participate in chemical bonding in such a way कि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, यानी कि उनके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं. ठीक है जी. तो जल्दी से आप एक बार इस पूरे स्लाइड को शुरू से लेके एंड तक रीड करिए, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में. ठीक है, सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है. अगर मैं बोलूं मेरा और आपका ना बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है ना. ऑफनली आपने ये सुना होगा कि अरे यार वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, है ना. सो एनी सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, है ना, अगर मेरा आपका बॉन्ड अच्छा है तो कोई अट्रैक्शन तो होगा ना, कोई फ्रेंडली अट्रैक्शन, बहन भाई, माता पिता, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप, राइट. सो आई हैव दैट अफेक्शन टुवर्ड्स यू, सो दैट क्रिएट्स अ बॉन्ड. तो सिमिलरली एटम्स भी अगर एक दूसरे के टुवर्ड्स अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं बाय एनी मीन्स, है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि यार वो किसी प्रकार की बॉन्डिंग है ना. सो दैट्स अ केमिकल बॉन्ड. एनी टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज अ बॉन्ड. ओके, now so the force which holds together the atoms और ions, है ना, within the molecule, कि वो एक molecule बना पा रहे हैं, that is called a chemical bond. ठीक है, और इस बॉन्ड के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है भाई, इसी को हम क्या बोल देते हैं? केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है ना. अब केमिकल बॉन्डिंग या किसी भी प्रकार की जब बॉन्डिंग होती है तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है ना. आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, आप उसके साथ क्यों रहना चाहते हो? बिकॉज आप उसके साथ सिक्योर्ड फील करते हो, आप उसके साथ, आपको उसके साथ मजा आता है ना. तो सिमिलरली जब एटम्स बॉन्ड करते हैं तो वो बॉन्डिंग इसलिए करते हैं, क्यों? ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर पाए. और जब भी, हमेशा, कहीं पे भी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी कम होती है. अगर किसी भी एटम के पास, आयन के पास, मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी होती है तो वो फुदकता रहता है, इधर उधर जंप करता रहता है. ठीक है, बट व्हेन यू हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी तो आपके पास मिनिमम एनर्जी स्टेट होता है. आपके पास नहीं, एटम्स के पास मिनिमम एनर्जी स्टेट होता है. ठीक है, सो या to convert atoms into molecule to acquire stable nearest noble gas configuration. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक मुद्दा, बहुत फंडामेंटल चीज कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, उसका मतलब क्या है. तो ये हमने आज के सेशन में अभी तक कवर कर लिया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पे. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, जिसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हो. ठीक है, इधर आयनिक बॉन्ड
ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इट इज वन एंड द सेम थिंग, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। तो चल, अब आयनिक बॉन्डिंग की जो खासियत होती है वो होती है बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि इलेक्ट्रॉन अगर पहले मेरे पास था, मैं एक एटम हूं, तो मैंने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आपको सौंप दिया, ठीक है। अब देखो ये कैसे होता है, ये देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दैट। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, दैट इज NaCl। किसके बारे में बात कर लेते हैं, सबसे पहले NaCl के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सोडियम, लेट्स लुक एट सोडियम फर्स्ट। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 2,9, है ना, इट्स गोना बी 2,9। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये सोडियम क्या चाहेगा, ये सोडियम बोलेगा कि यार मुझसे ना एक इलेक्ट्रॉन ले लो, है ना, मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो ताकि मैं Na पॉजिटिव बन जाऊं, कैटायन बन जाऊं, है ना। अगर ये Na जो है Na पॉजिटिव बन जाता है तो अभी भी इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का तो 11 ही है, पर अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नाउ इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, नाउ इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल। तो अब जो Na पॉजिटिव है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, सो दिस इज शेल नंबर 1, दिस इज शेल नंबर 2, ठीक है। पहले शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और Na पॉजिटिव के पास अब कितने हैं, बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, है ना। तो ऐसे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी ना। अगर आप बात करो क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, ठीक है, विच इज 2,8, हाउ मच, 7, ठीक है। अब क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है कि कहीं से ना मुझ में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए एक्स्ट्रा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, है ना। तो ये Cl से क्या बनना चाहेगा, Cl नेगेटिव। और जब ये Cl नेगेटिव बनेगा यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नाउ इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नाउ इट हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, इट विल बी 2,8,8, है ना। यहाँ पे भी जो हमारे फाइनली सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो कितनी थी, 2,8। सो नाउ इट वाज मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, ठीक है। अगर अब आप क्लोरीन का भी ये स्ट्रक्चर देखना चाहो, सो हियर इज द न्यूक्लियस, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 एंड शेल नंबर 3, एक बेसिक जो आउटलाइन हमको पता है। तो यहाँ पे भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 और बाहरी में भी कितने बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो नाउ दिस इज Na पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज नाउ Na पॉजिटिव जो कि क्या है बेटा, कैटायन है, दिस इज अ कैटायन। और अगर Cl नेगेटिव की हम बात करें तो ये क्या है, एक एनायन है ना। एक कैटायन है, एक एनायन है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्या होगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन का मतलब क्या समझाया था, बॉन्ड। तो इसीलिए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव साथ में रहेंगे अब, और क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, विच इज आर कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, समझे। सो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा चलो एक चीज मिस हो गई, एक चीज अभी मिस हो गई, हमने अभी सिर्फ Na पॉजिटिव बनाया और Cl नेगेटिव बनाया, है ना। तो जब ये सोडियम था, सिर्फ सोडियम, सोडियम पॉजिटिव नहीं, तो देखो इसके पास यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन जो है देना चाहता था, देना चाहता था, इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है क्लोरीन ने, इसी इलेक्ट्रॉन को, देखो यहाँ पे ये गाड़ी देख रहे हो,
इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है क्लोरीन ने, तभी उसके पास यहाँ 7 से 8 इलेक्ट्रॉन्स बन पाए हैं। ठीक है, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। क्लोरीन जो है उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो इसीलिए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बने, एक कैटायन और एक एनायन बना, इसीलिए इनमें अट्रैक्शन हुई और कौन सा बॉन्ड आया? ये बना हमारा आयनिक बॉन्ड। समझे? ये बना हमारा आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? आई थिंक यस। चल, अभी पीछे वाली स्लाइड पे वापस से चलते हैं और आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो द अट्रैक्टिव फोर्स, अब देखो जो आयनिक बॉन्ड है उसमें कौन इन्वॉल्व है? चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा जो फोर्स उनको बांधे रखता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा नाम होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, between the oppositely charged ions which comes into existence by the transfer of electrons, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? चल, now electrovalent bond is formed when a metal atom transfers one or more electron to the non metal। अब देखो यहाँ पे वही चीज आपको समझाई ना कि बेटा जो सोडियम था, सोडियम क्या है? सोडियम इज अ मेटल, है ना। इस मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है किसको दिया? क्लोरीन को दिया। आई होप यू आर एबल टू सी इट नाउ। I forgot that I am on the screen, so I have written chlorine here. Okay, so yeah, इस मेटल ने ही नॉन मेटल क्लोरीन को दिया है इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ भी है। नाउ अभी बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या कहता है कि कोई मेटल एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, या कोई नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। जैसे कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आ गई? 1। सिमिलरली क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो उसकी भी वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? 1। ठीक है, सो या the number of electrons which an atom loses or gains while forming an ionic bond, it is called as electrovalency। ठीक है, अगेन आप इस स्लाइड को ऊपर से नीचे तक फटाफट से देखो एंड आई होप यू आर क्लियर विद इट। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये हमने समझा कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब पहली कंडीशन, जनरली आयनिक बॉन्ड बेटा हमेशा फॉर्म होता है जब भी आपके पास में एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। मेटल प्लस नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन आपको जहां पे भी दिख जाए दैट्स एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सो या तो जब मेटल एटम केटायन बन जाता है और उसकी वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 2 3 हो सकती है ना, कि वो अपने यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। ठीक है, सो यस, एंड द अदर एटम शुड बी एनायन, जो कि हमारा कौन है बेटा? नॉन मेटल एटम जो है वो एनायन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो एक कह रहे हैं हम कि यार एक केटायन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? एनायन होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ताकि सेम वही बात कि एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो और उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। ठीक है जी, चल आगे बढ़ते हैं। एक और दूसरा कंडीशन कि जब भी देयर इज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तभी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ऑलराइट, सो अ हाई difference of electronegativity that is about 2
ठीक है, of the atoms is necessary for the formation of an ionic bond, ठीक है, and electrovalent bond या ionic bond दो सिमिलर एटम्स के बीच में पॉसिबल नहीं होता। अगर आप बात करो H2 के बारे में, Cl2 के बारे में, F2 के बारे में, तो ये किस टाइप का बॉन्ड निकलेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। दिस कैन नेवर बी एन आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस हम दो डिस्कस कर चुके हैं, दीज आर नाउ फर्दर चीजें। अब देखो, जो हमारा मेटल है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना, करेक्ट। मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना, यानी कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, है ना, कम होनी चाहिए। जो मेटल एटम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी तो वो उस इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर पाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कंडीशन है। और दूसरी बात, जो हमारा नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की भी तो टेंडेंसी होनी चाहिए। सपोज हमारे पास कोई ऐसा एटम है जो चाहता ही नहीं है कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, तो हमारे पास तो आयनिक बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा ना। तो मेटल की टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करे, यानी कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो। ऑन द अदर हैंड, जो नॉन मेटल है जिसको वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, उसकी वो टेंडेंसी तो होनी चाहिए ना, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एफिनिटी हाई होनी चाहिए ना, तभी तो बात बनेगी, समझे। तो दिस इज अनदर कंडीशन। देखो वही लिखा है, देयर मस्ट बी ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड। फॉर दिस एन एटम शुड हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, एंड द अदर एटम शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो समझे कि एक के पास जनरली जो हमारा मेटल है उसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरे की यानी कि नॉन मेटल की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। रीजन समझ में आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली दिस इज द लास्ट कंडीशन, जो कि है लैटिस एनर्जी। अब लैटिस क्या होता है? लैटिस का मतलब होता है कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर, कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब जो हमारा NaCl है, जो एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, सही है, उसकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई है। एक बार सोडियम क्लोराइड बन गया तो अब उसको तोड़ना, उस स्ट्रक्चर को तोड़ना बहुत मुश्किल है, यही है उसकी लैटिस एनर्जी, आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये कंडीशन है कि जब वो बनेगा आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू, हमारा जो आयोनिक कंपाउंड बनता है उसकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई होती है। तो जब जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी बहुत हाई हो तो हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग है? आयोनिक बॉन्डिंग है, ठीक है। सो ग्रेटर विल बी द केस ऑफ formation of an ionic bond, the amount of energy released when free ions combine together, one and the same thing, कि अगर एटम्स ने कंबाइन होके ज्यादा एनर्जी रिलीज की है, मतलब वो बहुत स्टेबल हो चुके हैं, है ना, तो अब उसको तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड, ठीक है। चल, एंड द लास्ट वन, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, जस्ट लैटिस एनर्जी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि लैटिस एनर्जी होती क्या है, जो अभी हमने बात की। तो देखो, लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट, अलग करना, 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituent ions, कि हमने उस स्ट्रक्चर से
उस लैटिस को तोड़ के वापस से हमने क्या किया, सोडियम आयन बना दिया और Cl नेगेटिव आयन बना दिया। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको रीड करिए यहां से लेके यहां तक, देन वी विल मूव अहेड। ओके, आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि आयनिक बॉन्ड के क्या क्या खासियत होते हैं, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, जनरली जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, ये क्रिस्टलाइन होते हैं, नेचर में क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। सो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स यानी कि आयनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्डिंग देखी जाती है, उनका नेचर कैसा होता है, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर वे, है ना, बहुत एक रेगुलर वे में हमारे जो आयंस है वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो, आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना, इसीलिए उसकी लैटिस एनर्जी हाई है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अगेन आप बॉन्ड्स तोड़ ही तो रहे हो, अगर आप मेल्ट कर रहे हो या बॉईल कर रहे हो तो हमें उसको ज्यादा टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा उसको बॉईल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए, इसलिए हाई मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, बहुत हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब कि टूट सकते हैं इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फर्दर हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इलेक्ट कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें या तो फ्री आयंस की जरूरत होती है, या तो हमारे पास फ्री आयंस होने चाहिए, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। मेटल्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसका कारण क्या है कि उनके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। लेकिन जनरली जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं अगर वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने उसी कंपाउंड को मेल्ट कर दिया या उसको आप एक्वस स्टेट में ले आए, आपने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो अब जो आयंस हैं नाउ दे बिकम फ्री टू मूव, वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो जब तक हमारा आयनिक कंपाउंड किसी मॉल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में नहीं होगा वो तब तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो वही लिखा है यहाँ पे, electrovalent solids do not conduct electricity while electrovalent compounds in the molten state और इन द सॉल्यूशन मतलब कि एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर फेयरली सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अब देखो, सॉल्युबिलिटी का एक रूल होता है दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या होता है रूल? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जो पोलर चीज है, अभी हम अगले सेशन में बात भी करेंगे पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर के बारे में। ठीक है, तो जो पोलर चीजें होती हैं वो पोलर में डिसॉल्व होती हैं, मतलब एक तरीके से जो पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट सकता है वो वैसे में ही डिसॉल्व होगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट सकता है। तो जनरली जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन उसमें डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है जी, आगे, the electrovalent bonds are non-rigid and non-directional। अब नॉन डायरेक्शनल को समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा केटायन। ठीक है, अब अगर ये केटायन है इसको ना फर्क नहीं पड़ता कि जो एनायन है वो इसको कहाँ से अप्रोच यहाँ से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है, कहीं से भी अप्रोच कर सकता है 3D डायमेंशन में कहीं से भी, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा।
तो इसीलिए क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, कि जो केटायन है उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि एनायन कहाँ से उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए सारे प्रॉपर्टीज आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स के। कल के सेशन से हम शुरू करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स। आज के लिए हम आयनिक बॉन्ड्स पढ़ेंगे। आई होप ये आपको क्लियर था, इसमें कोई डाउट कोई परेशानी नहीं हुई। बाकी का डिस्कशन आगे के सेशंस में मिल करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स के साथ। टिल दैट टाइम आप ध्यान रखो, पढ़ते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, एंड फॉलो एंड सेव इट, शेयर इट टू एवरीबडी। आप ही हैं जो हमारा बहुत साथ दे सकते हो। तो चलो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।